Hello students, this is Nisha Agrawal and I hope you are doing great. So far we have discussed two chapters, chapter 5 and chapter 6. Now we are going to discuss congruence of triangles. तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? congruence of triangles. ठीक है, सो गो लेट्स प्रोसीड. ओके, अब हमें इसमें क्या जानने की ज़रूरत है? देखो, हमारी क्लास अब शुरू हो चुकी है, तो सबका फोकस यहाँ. देखो, चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब नहीं पता, ट्राइंगल वर्ड का मतलब तो पता होगा, क्योंकि चैप्टर जो 6 मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ट्राइंगल के बहुत अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो ये तो इसमें डाउट नहीं होगा. ओके फाइन. नाउ अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब बताना चाहती हूँ. कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ये एक इंग्लिश वर्ड है. ठीक है, अगर हम इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जाने तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम. ठीक है, द वन विच एग्री. राइट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. कॉन्ग्रुएंट वर्ड का एक बहुत ही कॉमन सा मतलब हमें समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट वर्ड का. ठीक है, अब अगर जब दो फिगर हों, कोई दो फिगर है, मैं दो फिगर ड्रॉ कर देती हूँ. ये ड्रॉ कर दिया मैंने. अब अगर ये दोनों फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, तो इनको क्या बोलेंगे? तो ये दोनों फिगर क्या है आपस में? ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं दोनों फिगर. ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो ब्लेड्स का. शेविंग ब्लेड्स आती हैं, रोज पापा शेविंग करते होंगे ना उससे. ये ठीक है, इनका फिगर देखो आप कैसी होती है. ये सेम साइज की होती है. जैसे और क्या हो सकता है जो एकदम सेम, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम रख दें तो हमें पता ना चले कि इसके नीचे और कितने, ये वाले जो जैसे शेविंग ब्लेड्स के नीचे हमें पता चल पाता है कि कितनी शेविंग ब्लेड्स रखी हुई है? नो. ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे हम फ्रिज में ना आइसक्रीम की ट्रे होती है, मोल्ड्स होते हैं, तो ये मोल्ड्स सब सेम शेप और साइज के होते हैं. ठीक है, अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है वो हम क्यों पढ़ें अभी? तो वो हम इसलिए पढ़ेंगे अभी क्योंकि हमें ये इसलिए अभी हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर को बाद में नहीं पढ़ेंगे. मैं इस चैप्टर को, जो एनसीईआरटी वालों ने भी कुछ सोच के डाला होगा कि मैंने आपको सारे चैप्टर्स जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताएं. तो जो ये चैप्टर है, ये वाला क्या है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. अब देखो, जैसे ये मोल्ड्स ही बनाने हैं, अगर हमें कॉन्ग्रुएंस नहीं पता होगा तो हम कैसे सेम शेप और साइज़ के फिगर्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना. तो इसीलिए जो है ये वाले कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो हमने क्यों पढ़ा था? इसीलिए ना पढ़ा था. ठीक है, समझ में आ गया इतना? क्योंकि जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे तो ये सारी चीज़ें, जैसे फैक्ट्री में जाओगे आप, अगर ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता होंगे तो हम बहुत ईजिली कि हाँ ये हैं, ये हम बना सकते हैं. ठीक है, तो अब हम आपको किससे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी मैं आपका. अब हम सब में चेक करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्या क्या चेक करेंगे हम. कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब का कॉन्ग्रुएंस हम चेक करेंगे कि ये कैसे दो फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है दो फिगर की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का? और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आ गया सबको? देखो फिर से एक और बार बता देती हूँ. मतलब कि सेम शेप एंड साइज. ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर सकें. ओवरलैप का मतलब पता है? मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दें तो हमें दूसरा फिगर, ये दोनों में हमें पता ना चले कि कोई एक ही फिगर है या दो फिगर है एक दूसरे के ऊपर. जैसे हम एकदम पूरा सुपरपोज कर दें इसको, जो दूसरा फिगर है उसको मैंने इसके ऊपर एकदम रख दिया, तो नहीं पता चल रहा ना. तो ये तरीके दो. ठीक है, अब तो मैं आपको सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम, तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स.
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या मतलब है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट के सिंबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, देखो अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब देखते हैं। पहली बात तो हमें कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, व्हेन वी कैन से कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम शेप एंड साइज, राइट। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, दूसरा तरीका वेयर टू फिगर्स कैन सुपर इम्पोज, टू फिगर्स कैन सुपरपोज ईच अदर। ठीक है, एग्जैक्टली है ना। और जो हम कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए जो हम साइन यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन होता है एक, तो फिर इक्वल टू के बाद ये उल्टा एस कर दो, एस को लिटा दो, तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं, अगर मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है F1, फिर उसके आगे ये साइन और फिर इसके आगे F2, तो इसका मतलब ये, इसको रीड कैसे करेंगे, F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये तो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। अब जैसे सपोज किसी पॉइंट को, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हमको करस्पॉन्ड दिखाना है कि हाँ ये इसके सिमिलर है या इसके नीचे ओवरलेप कर जाएगा कंप्लीटली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं करस्पॉन्ड्स, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्ड्स। तो उसका सिंबल ये होता है कि ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें वर्टेक्स ए है और ये वर्टेक्स कौन सा है, डी। तो मैं अगर ये लिख रही हूँ वर्टेक्स मतलब ए करस्पॉन्ड्स टू डी, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ए वर्टेक्स है ये डी वर्टेक्स के एकदम ओवरलेप कर लेगा, यानी कि हम ए वर्टेक्स को इसके नीचे रखेंगे तो हमें वर्टेक्स ये नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही V करस्पॉन्ड्स टू ई, C करस्पॉन्ड्स टू F। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों वर्टेक्स एक दूसरे ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। करस्पॉन्ड का सिंबल भी समझ में आ गया। तो अब हम क्या, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कोई दो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो क्या हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो कब बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो हम ये सीखेंगे। तो हम लाइन सेगमेंट का सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलो बना देते हैं अब दो लाइन। ये मैंने बना दी एक ए बी लाइन और एक ये बना दी सी डी लाइन, एक ये मैंने बनाई पी क्यू लाइन और एक ये मैंने बनाई ई एफ लाइन। अब चलो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ए बी लाइन को सी डी लाइन के ऊपर हम सुपरपोज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ए बी, जब हमने सुपरपोज करा तो ये एक दूसरे के बिल्कुल सुपरपोज कर गई, मतलब ए बी लाइन ना इधर बढ़ी ना इधर बढ़ी, इसके एकदम जो है इसको छुपा लिया इसने। कुल मिला के हमें दूसरे फिगर को छुपाना है, तो ये छुपा चुकी है। तो हम इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है और जो लाइन सेगमेंट सी डी है वो बराबर तो हैं, बराबर है वो भी बात ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ गए क्यों? क्योंकि जो है ये एक दूसरे पे सुपरपोज कर गया। तो हमने सुपरपोजिशन के मेथड से ये पता चलाया कि दोनों लाइन बराबर है। चलो इसमें चेक करते हैं। अब इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख के देखना, तो मैंने रखा इस लाइन को इस लाइन के ऊपर, ये ई एफ लाइन है और ये पी क्यू लाइन है। तो ये क्या सुपर इम्पोज कर पा रही है एक दूसरे को? ना, छुपा रहा है ये, तो हमें दोनों लाइन अलग से दिख रही है ना, नहीं छुप रहा ना। इसका मतलब ई एफ नॉट इक्वल टू पी क्यू। समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन दोनों साइंस में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट के मतलब में। इक्वल टू मतलब तो ये बराबर है दोनों लाइन, और कॉन्ग्रुएंट जब आ जाता है किसी भी चीज़ के आगे तो यानी कि वो हर एस्पेक्ट में बराबर है, यानी कि उनकी हर चीज़ बराबर है। तो ये तो है ही नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, ना ये बराबर है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? लाइन सेगमेंट्स का अब समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल्स का चेक कर लेते हैं। अब एंगल्स का कैसे देखेंगे? चलो बनाते हैं एंगल्स, बना देते हैं दो फिगर।
30 डिग्री का बना देते हैं, ए देन बी देन सी, और बना देते हैं 20 डिग्री का, डी देन ई देन एफ। अब मैंने 3 फिगर बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मैम एंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल एक्स वाई जेड के। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आप मुझसे कहोगे कि मैम जो बी सी की जो लेंथ है और जो ये वाई जेड की लेंथ है ये तो यहाँ तक है, तो जो ये लेंथ है मैम वो तो मिसमैच है, बी सी और वाई जेड की लेंथ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये बी सी है, जो एंगल 30 डिग्री है, मेरे को 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एंगल का मेजरमेंट मुझे फोकस करना है मेजरमेंट एंगल के पे, मुझे इस लेंथ पे फोकस नहीं करना है। इसको तो मैं और एक्सटेंड कर सकती हूँ, कितनी भी एक्सटेंड कर सकती हूँ ना। तो दिस इज़, इसलिए इस बात को इग्नोर करते हुए तो ये दोनों हमें पता चला कि जो एक्स वाई जेड एंगल है वो भी 30 डिग्री है, ए बी सी एंगल भी है। अब सबसे पहली बात ये एंगल किस पे बन रहा है, बी पे, और ये एंगल किस पे बन रहा है, वाई पे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो हमें किस चीज़ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, मेजरमेंट पे। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, ठीक है, जो कितना है 30 डिग्री। अब इसकी तो बात ही खत्म हो गई, डी ई एफ, डी ये तो कितना 20 डिग्री है, तो ये तो हो नहीं सकता इक्वल, क्योंकि अगर मैं चाहूँ इसको सुपर इम्पोज करना है इसके ऊपर तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये ऐसे रह जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री ये रहा और 30 डिग्री ये रहा, तो ये दिख रहा है हमको, तो सुपर पोजिशन का मेथड यहाँ फेल हो गया। लेकिन ये दोनों एंगल तो यहाँ पे बराबर हो गए, और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि ये जो वाई जेड है बी सी ए दे आर जस्ट डायरेक्शन, ये लेंथ नहीं है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे को सुपरपोज नहीं कर रहे। अगर आप ये सोचो कि मैम ये भी तो सुपरपोज नहीं कर रहे, तो फिर ये कैसे बराबर हुए। हमें यहाँ सिर्फ किस पे फोकस करना है अभी, मेजरमेंट पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा रिजल्ट यहाँ से बन के आएगा। वो ये आएगा कि अगर जो दो एंगल्स हैं, है ना, अगर उनका जो है सेम मेजर है तो दे आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, है ना। और वाइस वर्सा क्या होगा, इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। इफ ये गिवन है हमको कि टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आर कॉन्ग्रुएंट, ये गिवन है, तो यहाँ से हमको ये भी तो पता है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दे एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ लाइन के केस में भी आप रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो। क्या रिजल्ट बनेगा कि अगर टू लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, तो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एंड इफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गई ये वाली बात। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि बहुत इजीली आप ग्रैस्प कर सको, क्योंकि ये बेसिक है। क्लास 8, 9, 10th में हम इसके हायर वर्जन्स पढ़ेंगे। अगर आपने अभी अच्छे से समझा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। और हमें यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि जो कॉन्ग्रुएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है एग्जैक्टली। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो एंटायरली किस पे डिपेंड करती है, बताओ। एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इक्वालिटी of the measure of the angle, equality of the measure of angles हो गई, चाहे इसमें लाइन की लेंथ हो गई, इन सब के लिए, ठीक है। अब
तो कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमें क्या, कॉन्ग्रुएंसी में हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर ये हमको बोले कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो किसी भी चीज़ को, तो हमें उनको बराबर प्रूव करना है। हमें इतना समझ में आ गया, बस सिंपल सी बात ये है। अब मैं आपसे तीसरी चीज़ बात कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, ये सब करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ट्राइंगल के ऊपर, जो हमारा चैप्टर जिस पर बेस्ड है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ स्क्वायर चेक करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक स्क्वायर बनाया मैंने, सपोज ए लेंथ का स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने एक और स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ है बी, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर किया सुपरपोज, तो मैंने पाया कि जो ए है और बी है वो बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे को इजीली ओवरलैप कर पा रहे हैं। ओवरलैप कर पा रहे हैं तो ए बराबर बी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या करूँ, मैं इसमें मेथड यूज़ करूँ कटिंग का। मैंने काट दिया इस अपने स्क्वायर को और मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैंने पाया कि जो मैं ये फिगर है और ये फिगर है, मैं एक दूसरे के ऊपर आराम से ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर हैं, ये फिर ये दोनों फिगर जो हैं वो आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया, ठीक है। तब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का मैंने सिंबल बना दिया है, ठीक है। चलो अब बना देते हैं इसमें डायग्राम फटाफट से। ये बनाया एक ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाया मैंने पी क्यू आर। अब हमको इन दोनों फिगर में चेक करना है, तो हम सबसे पहले क्या मेथड यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन। अब ये मेथड सिर्फ आपका तब तक के लिए वैलिड था जब तक आपको और मेथड्स नहीं पता चल जाते। जब आपको और मेथड्स पता चल जाएंगे तो आप इस मेथड को यूज़ नहीं करोगे। तो मैंने इसको जब सुपरपोज किया तो मैंने पाया कि जो ए है वो पी के अंदर बिल्कुल छुप गया है, यानी कि पी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बी के पीछे क्यू छुप गया है और सी के नीचे आर छुप गया और सी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं या कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो उसमें ये होता है कि आप, जैसे हमने लिखा है ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, क्योंकि इसमें हर एक जो वर्टाइसेज है वो हर एक वर्टाइस के करस्पॉन्ड को प्रूफ कर रहा होता है। तो जैसे अब इसमें बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, यानी कि जो वी है वो क्यू के नीचे ओवरलैप हो रहा है। तो यानी इसका मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जो सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स का, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये ए है ये पी के ऊपर फॉल करेगा, बी जो है क्यू के ऊपर और सी जो है आर के ऊपर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये तो हो गई वर्टाइसेस की पोजीशन। तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ वर्टाइसेस, है ना, पोजीशन ऑफ साइड्स और पोजीशन ऑफ एंगल्स। तो वर्टाइसेस में कैसा रहेगा, देखो ए किसके ऊपर फॉल करेगा, पी के ऊपर, तो ए किसके ऊपर फॉल करेगा, पी के ऊपर। बी किसके ऊपर फॉल कर रहा है, क्यू के ऊपर, और सी आर के ऊपर। ठीक है, अब साइड्स में देखें जरा, ये ए बी साइड है और ये पी क्यू साइड है। तो ए बी साइड किसके ऊपर फॉल कर रही है, पी क्यू। अब हमें ऐसा देखना है कि ये बना कैसे, ये ऐसे बन रही है साइड ए बी तो साइड पी क्यू, साइड बी सी तो साइड क्यू आर, है ना, और साइड सी ए तो साइड आर पी। ये सीक्वेंस हो गया। एंगल्स की बात करें तो एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू पी, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल सी एंगल आर। तो यानी कि ये सभी चीज़ें आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ क्या देखनी है अब यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज़, मैं आपको एक और बताऊँ बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि यहाँ पे आपने ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है, मेजरमेंट इनके देख लिए, एंगल्स का मेजरमेंट देख लिया और लेंथ का मेजरमेंट देख लिया, लेकिन आप इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ वर्टाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे होंगे तब। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपको एक और फैक्ट डिस्कस करूँ तो ये है कि जैसे ये दोनों ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम कर रहे क्या होते हैं, अल्टीमेटली हम कंपेयर कर रहे होते हैं टू पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल को, है ना, कि इसका जो पार्ट रहेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके मैचिंग पार्ट से इसको मैच कराते होंगे हम, यही तो कर रहे हैं हम, कि हम मैचिंग करा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि हमारे पास पॉसिबल जो मतलब सिचुएशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक ट्राइंगल ABC को एज इन इसको ही मैं कंपेयर करूँगी इसकी डिफरेंट पोजीशन से DEF की। तो मैंने ये तो हमारा है पहला सिचुएशन, राइट। दूसरा सिचुएशन कैसे ड्रॉ हो सकता है कि मैं अगर इस ट्राइंगल DEF को फ्लिप कर दूँ, ये तो मैंने सेम पोजीशन में रखा है ABC को, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप करा तो मेरा जो ये D पॉइंट है वो आ गया यहाँ पे, है ना, और फिर मेरा F पॉइंट मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लिप कर दिया, इसको इस पोजीशन से ऐसे, तो F किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। तो D और F, तो D और F कैसी लाइन है, ऐसी जोड़ दी। उसके बाद E किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो E बना दिया। ये E बन गया, ठीक है। तो D फिर इधर F फ्लिप होके आ गया और E का चला गया D की पोजीशन पे, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो गया फ्लिप होके, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या कौन से सीक्वेंस हमारे पास बन के आ रहे हैं इसमें। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास इसमें, देखो अब एक पॉसिबिलिटी हम क्या बना सकते हैं, अब मैं और फ्लिप कर देती हूँ इसको। अब D को मैंने यहीं रखने दिया, है ना। E और F की पोजीशन में अगर चेंज कर दूँ तो ये देखो D, इधर E और ये आपका F हो गया। E F की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी हमने। फिर हम क्या करें, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और फ्लिप कर देते हैं, तो एक पोजीशन हमारे पास जो है ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर आपको सिखाऊं, मैं अलग अलग आपको फ्लिप करके सिखा रही हूँ। चलो अब मैं एक साथ नहीं बना रही, पहले हम एक एक जो है पॉइंट को डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सारा हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो सिचुएशन नंबर 1, ये सिचुएशन है आपकी 1, ठीक है। अब इसमें देखो करते हैं इसको डिसाइड कैसे करेंगे। ये तो मेरा हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। और अब मेरे को इसका ट्राइंगल में बना रही हूँ DEF, ठीक है। तो DEF मैंने कुछ ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, D E और F, ठीक है। अब मैं क्या कर रहे हैं कि हम इन दोनों को, इसका करस्पॉन्डेंस हम चेक कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल DEF, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्टाइस A है वो वर्टाइस D के बराबर है, B E के बराबर है और C F के बराबर है। इसी तरह से ये एंगल, इसके एंगल, इसका B इस एंगल के बराबर है और C एंगल F एंगल के बराबर है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव लेती हूँ। मैं इसका ये वाला तो सेम ही रख रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल फ्लिप नहीं कर रही हूँ इस ट्राइंगल को। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। इसकी पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन हम बना रहे हैं कि हम E और F की पोजीशन को विल ट्राई टू इंटरचेंज, ठीक है। तो हमने क्या करा, फ्लिप कर दिया इसको। ये फ्लिप हो गया। नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा इसका, जब हमने क्या करा, F को हमने इधर लिया है तो D कैसा हो जाएगा, DE ऐसा हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है फिर से। तो अब इसमें एक इसको करस्पॉन्ड कर रहा है,
वर्टाइस के मामले में हम चेक करेंगे तो ए को डी, ठीक है, बी को एफ, सी को ई। तो ये तो हो गई हमारी वर्टाइस की पोजीशन, है ना। अब हम किसकी करेंगे, एंगल्स की कर लेते हैं। तो एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल डी, एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल सी करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। तो ये एंगल्स की हो गई। अब हम साइड्स डिस्कस कर लें। ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी एफ के बराबर, है ना। और बी सी जो हो जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, एफ ई। देखो यहाँ पे हम ऐसे चले थे यहाँ से और यहाँ, तो इसमें भी हम यहाँ से और यहाँ चलेंगे, तो एफ ई हो गया। फिर सी ए जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी ए लेंथ हो जाएगी ई डी के बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अब इसमें यूँ चलें तो इसमें भी हम ऐसे ही चलें। ठीक है, अब इसकी थर्ड पोजीशन क्या कहती है आपसे, थर्ड पोजीशन क्या बनेगी इसकी, देखो फिर से ये मैंने ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर दिया, है ना। अब इसको फिर से फ्लिप कर रहे हैं हम। अब फ्लिप करके हम क्या कर रहे हैं, इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसको और फ्लिप करेंगे तो ये देखो, ये सब हम हाथ से फ्लिप नहीं, मैं आपको सिर्फ एक इमेजिन करने के हिसाब से बता रही हूँ, नहीं तो ये सारा काम आपके उससे ही होता है, स्केल से। ठीक है ना। तो ये डी बन गया यहाँ पे, यहाँ हमारा ई आ गया और ये हमारा एफ आ गया। अब आप सोचो इसको मैंने कैसे फ्लिप किया है, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लिप किया है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये दो, ये बेस हो गया, इसमें ये दोनों साइड्स हो रही हैं, तो इसी तरह से हमारा, अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, ई को एंगल ए से कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, तो ए विथ ई, राइट, एंड देन बी विद एफ, एंड देन रिमेनिंग सी विथ डी। ठीक है, ये हो गई वर्टाइसेस कंपेयर। ओके, अब एंगल ए इज विद एंगल ए, एंगल ए इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, ठीक है, और एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल सी करस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। और साइड्स कंपेयर करें तो जरा, ए टू बी, ए टू बी मतलब ई एफ, है ना, और बी सी लेंथ, तो बी सी मतलब एफ डी, है ना, बी सी करस्पॉन्ड्स टू एफ डी, और ए सी करस्पॉन्ड्स टू ई डी। समझ में आ गई ये तीसरी पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन क्या बनती है इसकी, ये ट्राइंगल ए बी सी बना दिया, यानी कि 6 पोजीशन पॉसिबल है। हम 6 तरीके से जो है इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम और फ्लिप कर रहे हैं इसको, अब और क्या फ्लिप कर रहे हैं इसको हम, थोड़ा गलत बन गया, ये बनेगा इसका, है ना। तो ये क्या बन गया, डी, इधर ई और इधर एफ। 6 पोजीशन, इसकी नेक्स्ट पोजीशन आ रही है अब। तो ए करस्पॉन्ड्स टू एफ, बी करस्पॉन्ड्स टू ई, एंड देन सी करस्पॉन्ड्स टू डी। यहाँ तक समझ में आ गई, वर्टाइसिस की पोजीशन डिस्कस हो गई। एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई, एंड देन एंगल सी करस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे इसकी साइड डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ए बी साइड है ट्राइंगल ए बी सी की, वो करस्पॉन्ड किसके कर रही है, तो ये क्या बना वाली पोजीशन, ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल एफ ई एंड देन डी। सिमिलरली ये वाला क्या बना, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ई एफ एंड देन डी। ये क्या बना, ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल डी एफ ई, है ना। और ये तो है ही ये वाला सिचुएशन, 3 4। अब चौथा सिचुएशन में ए बी लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ ई के बराबर, बी सी क्या हो जाएगी, ई डी के बराबर,
और AC क्या हो जाएगी, FD के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब पांचवी पोजीशन बनाते हैं इसकी। पांचवी पोजीशन क्या बनेगी इसकी, कि ट्राइंगल ABC बना दिया हमने। ठीक है, फिर मैंने क्या करा और फ्लिप किया इसको, तो और फ्लिप किया तो क्या बनेगा हमारा पोजीशन, ये कुछ ये ऐसे आएगा। है ना। तो वर्टेक्स A किसके सिमिलर चला गया, वर्टेक्स A चला गया F के सिमिलर, B चला गया D के सिमिलर, और C चला गया F के E के ये इधर ये F के सिमिलर। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो आगे, वर्टेक्स चेक कर ली, एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल A करस्पॉन्ड्स टू एंगल E, एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल D, एंगल C करस्पॉन्ड्स टू एंगल F, है ना। फिर साइड चेक कर लेते हैं। AB जो लेंथ है BC और CA, ये करस्पॉन्ड किससे किससे करेगी, तो AB देखते हैं। AB करस्पॉन्ड्स टू ED, है ना। BC करस्पॉन्ड्स टू DF, CA करस्पॉन्ड्स टू FE। समझ में आ गई पांचों पोजीशन। छठी पोजीशन और देख लेते हैं, बस खत्म। फिर ABC, इसको और फ्लिप करो आप। अब देखो क्या नेक्स्ट पोजीशन क्या बनेगी फ्लिप करके इसको। देखो अभी आपके स्टॉप पोजीशन पे क्या क्या पहुंच चुका है, E आ चुका है, F आ चुका है, E आ चुका है, D 2 बार D आ गया और 2 बार E आ गया। क्या इस पोजीशन पे आ गया। अब 2 बार F आएगा, यानी कि अब टॉप पोजीशन पे F की फिर से बारी है, तो यहाँ F आएगा, है ना। और F किस पोजीशन पे आया था, तो D और E चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारी नई पोजीशन आएगी। इनके बीच में हमें करस्पॉन्डेंस प्रूफ करना है। ठीक है, फिर वही वर्टेक्स वाला देखो सीन। A करस्पॉन्ड्स टू F, B करस्पॉन्ड्स टू D एंड C करस्पॉन्ड्स टू E। वर्टेक्स हो गए। एंगल मैच कराएं जरा। एंगल A करस्पॉन्ड्स टू एंगल F, एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल D एंड एंगल C करस्पॉन्ड्स टू एंगल E। साइड देख लेते हैं। AB, BC एंड देन AC करस्पॉन्ड्स टू, AB करस्पॉन्ड्स टू FD। इधर देखो AB है, ये FD। AC करस्पॉन्ड्स टू FE, BC करस्पॉन्ड्स टू DE। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जब भी हम करस्पॉन्डेंस रख सकते हैं तो दो ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की मतलब 6 पोजीशंस बन सकती है जो वो करस्पॉन्डेंस शो करेगा उसमें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ के इस यहाँ तक की बात कहानी। अब आप एक चीज़ और देखो कि हमेशा अगर आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करनी है तो क्या आप हमेशा बार बार एक ट्राइंगल को कट आउट करके दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, ये तो कोई फीजिबल तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम अब कुछ मेथड सीखेंगे जो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में सारे मेथड्स डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी आज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको कुछ मेथड्स के नाम बता देती हूँ जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप उनको थोड़ा पढ़ सकते हो। अब जो मैंने आपको ये 6 पोजीशन बताई है वो बहुत काम आएंगी। तो जैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम SSS रूल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे SAS रूल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे AAS रूल। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ASA रूल, उसके बाद हम पढ़ेंगे RHS रूल। तो ऐसे करके हम बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस के रूल पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे हम ये सारे रूल्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाय बाय।